नमस्कार, मैं अभिषेक। आप कई वीडियोस देखते हैं जिसमें अलग अलग पार्टी के समर्थक अपनी सरकारों की तरफदारी और विपक्षी पार्टी के गवर्नमेंट्स की बुराई करते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है क्या आपने कभी पता लगाने की कोशिश की है? अगर शायद कभी कोशिश भी की होगी तो कैसे गवर्नमेंट्स को जांचे, ये एक कंफ्यूजन का विषय है। आइए मैं आपको अपने राज्य, केंद्र और लोकल सरकारों की जांच करने के कुछ तरीके बताता हूँ। मेरी ये वीडियो किसी पार्टी विशेष के समर्थन या विद्रोह से संबंधित नहीं है। इसका मकसद आपको अपनी सरकार के प्रति जागरूक और अपनी जिम्मेदारी एक भारतीय के रूप में समझने से संबंधित है। चलिए एक आम आदमी की समझ के दृष्टिकोण से इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आखिर सरकार की जरूरत किसी देश को क्यों होती है? क्या बिना सरकार के देश नहीं चल सकते? सब अपने हिसाब से चले और सब खुश रहेंगे। लेकिन क्या यह संभव है? हर नागरिक के विचार, नॉलेज, जीवन जीने का तरीका, स्वभाव अलग होता है। अगर सब अपनी मर्जी की करने पर आ जाए तो हो सकता है एक काम जो किसी के लिए सही हो वो दूसरे के लिए गलत, और अगर ऐसा हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और झगड़े की शुरुआत हो सकती है। और ये छोटे लेवल पर भी हो सकता है, बड़े लेवल पर भी हो सकता है। तो हर समय एक टेंशन जैसी सिचुएशन बनी रहेगी। इसका उल्टा भी संभव है कि सब शांति से रहे और कोई भी किसी के काम में टांग ना अड़ाए। लेकिन इससे यह भी संभव है कि एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट कम हो या बिल्कुल भी ना हो। संभावनाएं अनंत है। घर में ऐसा कंट्रोल हमारे पापा या मम्मी करते हैं ताकि जो वैलिड डिमांड्स हैं वो पूरी हों और जो इनवैलिड डिमांड्स हैं उन्हें रोक दिया जाए। ऐसी ही डिमांड्स को बैलेंस जब बड़े पॉपुलेशन के साथ करना पड़े तो ये किसी एक आदमी के बस की बात नहीं। इसके लिए एक पूरे सिस्टम की जरूरत होती है। इसी सिस्टम को गवर्नमेंट या सरकार कहते हैं। पहले की सरकार राजाओं महाराजाओं के हाथ में थी और ये अब पार्लियामेंट के हाथ में है। चाहे राजाओं को देश चलाना पड़े या पार्लियामेंट को, करना सबको एक ही काम है, प्रजा की देखभाल एक पिता की तरह। कोई भी गवर्नमेंट सही काम कर रही है या गलत, ये कई बातों पर निर्भर करता है। आइए इस पर विस्तार से मैं चर्चा करता हूं। सरकार का सबसे पहला काम है खुद को सही से मैनेज करना और खुद की गलतियों को लगातार चेक करना और उसमें सुधार करते रहना। गवर्नमेंट भी इंसानों से मिलकर बनती है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि डिसीजंस गलत हो, लेकिन कोई गवर्नमेंट उस गलती को कैसे चेक करती है और कैसे सुधारती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चेक कैसे किया जाए? सबसे पहले जब कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही हो तो ये चेक करें कि उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। इलेक्शन मैनिफेस्टो हर पार्टी जारी करती है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो क्या क्या बदलाव या निर्माण करेंगे। जब वो सत्ता में आ जाए तो चेक करें कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बातें उन्होंने लिखी थी या जो वादे किए थे वो वास्तव में आपको अपने एरिया में दिख रहा है या नहीं। अगर नहीं दिखता तो वो गवर्नमेंट फेल है। साथ ही आप चाहें तो गैजेट में प्रकाशित सरकार के कानून में बदलाव और नए कानून बनाने की जो प्रक्रियाएं हैं उस पर भी नजर रख सकते हैं। आप चाहे तो ARC यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल की रिपोर्ट्स भी चेक कर सकते हैं या इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से भी पार्टी से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं, जैसे किसी पार्टी ने इलेक्शन के पीछे कितना सर्च किया और किसी कैंडिडेट ने अपना कितना इनकम डिस्क्लोज किया है। हो सकता है कोई अपना प्रोफेशन फार्मर दिखा रहा हो लेकिन वो वास्तव में एक क्रिमिनल हो और आप इसको अच्छे से जानते हैं। खैर, इसके बाद आपको ये देखना है कि किसी भी सरकार के समय में इंटरनेशनल करेंसी के बदले भारतीय रुपए कितना मजबूत हुआ। अगर ये कमजोर हुआ तो इसका मतलब है कि भारत में बनने वाले सामान की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम है, यानी सरकार भारतीय सामानों को विदेशी मार्केट में एक्सपोर्ट करने के तरीके पर सही ढंग से काम नहीं कर पा रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डॉलर की बात करूं तो अभी $1 के बराबर लगभग 83 रुपए और 22 पैसे है। और आप जाकर चेक करें कि पहले की सरकारों में ये आंकड़ा कितना था। अगर ये कम हुआ तो रुपया मजबूत था और अगर बढ़ा तो रुपया कमजोर। करेंसी एक्सचेंज उल्टा होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि $1 के बराबर अगर 83 रुपए हैं और ये अच्छा है तो आप गलत हैं, क्योंकि $1 के बराबर अगर भारतीय रुपया 50 है तो ये ज्यादा अच्छा है। यानी $1 के मुकाबले भारतीय रुपया जितना कम वो उतना ही मजबूत। सरकारों का लक्ष्य हमेशा होना चाहिए कि कम से कम $1 के बराबर ₹1 हो, तभी इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज सफल मानी जाएंगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर। हालांकि ये चीजें केवल केंद्र सरकार पर लागू होती है। अगर राज्य सरकार को देखना है तो आपको PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी देखना होगा, या किसी राज्य की पर कैपिटा इनकम यानी एक आदमी की औसत आमदनी कितनी है ये देखना होगा। खैर, इसके बारे में मैं आगे विस्तार से बात करूंगा। इन दो मुख्य बातों के बाद आता है लॉ एंड ऑर्डर। ये केंद्र, राज्य और लोकल गवर्नमेंट सबके लिए है। किसी भी सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा मुहैया करा सके। अगर कोई भी सरकार नागरिकों को सुरक्षा और न्याय मुहैया नहीं करवा पाती तो वो फेल है। जैसे आप किसी राज्य की क्राइम रेट चेक कर सकते हैं। आप गूगल पर जाएं और टाइप करें क्राइम रेट स्टेट वाइज रैंकिंग और आपको पता चल जाएगा कि क्राइम किस राज्य में ज्यादा है या कम।
इस आंकड़े को सरकार भी मुहैया कराती है और कई प्राइवेट संस्थान भी अपने सर्वे कराते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में ही धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव भी शामिल है। अगर कोई भी सरकार धर्म, जाति, कास्ट, नस्ल, लिंग के आधार पर समानता नहीं ला पाती और वैमनस्य पैदा करती है तो ये सरकार का एक फेलियर है, क्योंकि भले ही इससे किसी खास वर्ग को अच्छा महसूस होता हो, लेकिन ये प्रशासन के लिए एक गैर जरूरी दबाव है। अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसी इंटरनल सिक्योरिटी पर फोकस करे या इन धार्मिक उन्माद में उलझी रहे, और इससे इंटरनेशनल छवि पर भी काफी असर पड़ता है। अगर ऐसा होता है तो प्रशासन का अच्छा खासा समय इन सारी चीजों में चला जाता है और काफी सारी इंपॉर्टेंट कानून संबंधित जांच डिले हो जाती है। हालांकि इस इंटीग्रेशन को बनाने के लिए आम नागरिक भी उतने ही जिम्मेदार हैं। खैर, इसी की बात करूं तो इसी की अगली कड़ी भ्रष्टाचार भी है। रिश्वतखोरी मतलब गैर जिम्मेदाराना हरकत। चेक करें सरकार इसके लिए कौन से कदम उठा रही है और धरातल पर इसकी कितनी जीवंतता है। अब आते हैं सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर। हम जो भी खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं, हर चीज पर एक टैक्स लगा है जो सरकार को दिया जाता है, लेकिन सरकार उसका क्या यूज करती है बहुत जरूरी है। यानी सरकार के पास जो टैक्स का पैसा जमा होगा उसे वो कैसे खर्च करेंगे। एक होशियार सरकार टैक्स के पैसे को डायरेक्ट यूज नहीं करती, यानी पहले इन पैसों को इन्वेस्ट करती है ताकि इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो टैक्स का पैसा आया है उसे बढ़ाया जा सके। कई बार इसके लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पीएसयू का इस्तेमाल किया जाता है। पीएसयू जैसे रेलवेज, सेल, भेल, LIC, ये सारी पीएसयूज में आती हैं। यानी आप टैक्स को एक पूंजी की तरह समझ सकते हैं जो भारत की जनता ने सरकार को दिया है, और अब सरकार अपने विवेक से इन पैसों को बिजनेस के माध्यम से बढ़ाए और जन कल्याणकारी योजनाओं में लगा भी सके। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि किसी भी सरकार ने कितने पीएसयू बनाए, क्योंकि ये वो एरियाज है जहां से जनता के टैक्स का पैसा बढ़ता है। जैसे LIC में जब आप पैसा जमा करते हैं तो LIC इसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करती है और प्रॉफिट का लाभ आपको मिलता है। सिंपल सी बात है, सरकार का प्रॉफिट यानी जनता का प्रॉफिट। ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर लागू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि GDP बढ़ गई मतलब सरकार ने अच्छा काम किया। ये बात सही है कि एवरेज अगर देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP से ये संभव है, लेकिन क्या वाकई में इससे वास्तविक अर्थव्यवस्था भी पता चलती है? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक देश A है जिसमें 100 लोग रहते हैं और एक दूसरा देश B है जिसमें 20 लोग हैं। अब दोनों देशों की GDP निकालते हैं। देखिए, GDP का मतलब होता है कि एक साल में कितने उत्पाद बने और कितने नए सर्विसेज शुरू हुए। उनके कॉस्ट को जोड़ दें तो ये GDP बन जाता है। मान लीजिए देश A ने कुल मिलाकर 200 रुपए का उत्पाद और सर्विसेज बनाए और देश B ने 100 रुपए का, तो देश A की GDP हुई 200 रुपए और देश B की 100 रुपए। अब आप बताइए कि ज्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था किसकी है? आप कहेंगे जिसकी GDP 200 है वो अच्छा है, यानी A देश। बस यही गलती हो गई। A देश में 100 लोगों ने मिलकर 200 रुपए का सामान तैयार किया, यानी एक व्यक्ति ने केवल 2 रुपए का काम किया। अगर 2 रुपए का काम किया होगा तो एक आदमी की औसत इनकम 10 पैसे हो सकती है। वही देश B में 20 लोगों ने मिलकर 100 रुपए का काम किया, यानी एक व्यक्ति ने 5 रुपए का काम किया, यानी प्रॉफिट भी 1 रुपए हो सकता है। अब आप बताइए कि 10 पैसे प्रॉफिट प्रति व्यक्ति वाला देश ज्यादा अच्छा हुआ या 1 रुपए वाला? 1 रुपए वाला हुआ ना। इसे ही पर कैपिटा इनकम कहते हैं। भले ही इंडिया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो GDP के आधार पर, लेकिन हमारी आबादी भी तो लगभग 140 करोड़ है। GDP देखेंगे तो इंडिया 5 नंबर पर है, लेकिन जब अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो इंडिया IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 139वें नंबर पर आता है। सिंपल भाषा में अमेरिका के 33 करोड़ लोग मिलकर 23.32 लाख करोड़ का काम करते हैं और वो टॉप पर हैं, और इंडिया के 140 करोड़ लोग मिलकर 3.18 लाख करोड़ US डॉलर का काम करते हैं। सोचिए कितना अंतर है। अब ये हम आगे हैं या पीछे, ये आप पर मैं छोड़ता हूं। अगला बड़ा आधार है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बट ऑन सस्टेनेबल बेसिस। आप जब घर बनाते हैं तो क्या अपनी क्षमता और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाते हैं या नहीं, या ऐसे ही बनाते हैं? अगर सारे पैसे आप घर में लगा देंगे तो फ्यूचर में अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे? और अगर सॉल्व करना पड़ा तो शायद आप कर्ज में डूब सकते हैं। इसलिए कुछ पैसे बचाते हैं और सारी जरूरी चीजों को ध्यान में रखकर घर का विकास करते हैं। ठीक ऐसे ही देश भी है। कोई भी सरकार जब सत्ता में बैठती है तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे बनाने के साथ साथ
भविष्य के लिए पैसे को संजोना भी जरूरी है, ताकि अगर कोई बाहरी खतरा देश पर मंडराए तो उस समय दूसरे देशों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हमें सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल को डेवलप तो करना है, और बैलेंस वे में। ऐसा नहीं कि 2 साल में सब बना दिया और जब चीन हमला कर दे तो दूसरे देश से हमें आर्थिक सहायता लेनी पड़े। बैलेंस डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसे चेक कैसे करेंगे? भारत के पास 2 तरह के फंड्स होते हैं। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और दूसरा है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। विकास के साथ साथ ये भी चेक कीजिए कि भारत के कॉन्टिजेंसी फंड में अभी कितना पैसा है, क्योंकि ये आपातकालीन स्थिति के लिए होता है, और अगर इसमें कोई इम्बैलेंस है तो आपको अपनी सरकारों से सवाल पूछना पड़ेगा। कोई भी सरकार जब कोई चीज फ्री देती है तो जिसे मिलता है उसे कुछ समय के लिए फ्री तो लगता है, लेकिन अगर उसमें हुए खर्च की भरपाई के लिए अगर सरकार प्रॉपर प्लानिंग नहीं करती है तो ये कई बार कॉन्टिजेंसी फंड या कंसोलिडेटेड फंड दोनों पर बहुत बुरा असर डालता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आधार है साइंस, डिफेंस एंड एक्सप्लोरेशन में सरकार कितना पैसा इन्वेस्ट करती है। आज के समय में भारतीय प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में अगर टिकना है तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत जरूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करते तो डॉलर बढ़ता जाएगा और भारतीय रुपया कमजोर होता जाएगा। जाइए एक बार बजट चेक कीजिए कि आपकी केंद्र सरकार ने विज्ञान और तकनीकी विकास में कितना पैसा इन्वेस्ट किया। जिस सरकार ने ज्यादा किया वो अच्छी है, हो सकता है उसका आउटकम अच्छा या खराब हो सकता है, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा या खराब हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया बट रिजल्ट उतना नहीं आया, या इन्वेस्टमेंट कम किया रिजल्ट अच्छा आया, बट इन्वेस्टमेंट कितना था। इसी कड़ी में डिफेंस बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कम होगा तो बाहरी खतरा देश पर आ सकता है। इसमें कॉम्प्रोमाइज मतलब देशद्रोह, सिंपल। और एक्सप्लोरेशन मतलब भारत में संसाधनों की खोज के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया गया। हमारा देश सोना दूसरे देश से इंपोर्ट करता है। अगर हमारे अपने ही देश में सोने की खान उपलब्ध हुई तो जो देश की सोने की जरूरत पूरी कर सके तो इंपोर्ट कमेगा। इसके लिए सरकार को बजट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता रहेगा। एक पत्रिका आती है आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कहते हैं। ये एनुअल आती है, वार्षिक आती है। इसमें आप ये चीजें चेक कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है कि आपकी सरकार ने एजुकेशन और हेल्थ में कितना इन्वेस्टमेंट किया और रिजल्ट कितना आया। यह इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिजल्ट पर बात होगी। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो हर वर्ष उसके एजुकेशन में कितना सुधार होता है। ये नहीं कि अंडा मिलता है या भोजन, ये सब एजुकेशनल सपोर्ट है। मुख्य है शिक्षा। क्या आपका बच्चा जब घर आता है तो पहले से विकसित मानसिकता का है या कमजोर? चेक करें कि जो सरकारी शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो कितने एफिशिएंट है, और अगर शिक्षक सक्षम नहीं है तो वहां की सरकार भी फेल है, क्योंकि 1 लाख तनख्वाह पाकर भी अगर नीतिगत विकास नहीं हो पा रहा तो ये आपके और हमारे टैक्स का दुरुपयोग है। दूसरा है हेल्थ। देखिए कि आपके नजदीकी अस्पताल में सुविधाएं बढ़ी हैं या बदतर हुई हैं। क्या स्वास्थ्य को लेकर छोटे या बड़े स्तर पर सरकार ने कोई विकल्प दिया या बनाया है? भारत के संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स या मूलभूत अधिकार लिखा है। ये वो अधिकार है जो सरकार को हर हाल में आम आदमी को देनी है, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार या लोकल गवर्नमेंट। संविधान ने हमें 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी यानी समता का अधिकार। समता के अधिकार से अर्थ है कि कानून और सरकार आम नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, भाषा या किसी भी अन्य ऐसे आधार पर भेदभाव उनसे नहीं करती, और ये सरकारों की नीतिगत जिम्मेदारी भी है। संविधान हमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी भी देता है, हमें कोई भी व्यवसाय करने की आजादी देता है। हालांकि ये अधिकार राज्य की सुरक्षा, नैतिकता की सीमाओं में होने चाहिए। हम ऐसा कुछ भी अभिव्यक्ति के नाम पर नहीं कर सकते जिससे फॉरेन पॉलिसीज पर नकारात्मक असर पड़े, साथ ही सामाजिक अशांति को उन्मत्त करता हो। इसके बाद मानव तस्करी, बाल मजदूरी और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की भी आजादी हमें समाज देता है, और इसे संविधान ने स्वीकारा भी है। और इसकी जिम्मेदारी और सरकारों की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा कहीं है तो पुलिस और इन जैसी संस्थानों का प्रयोग कर शोषित नागरिक को उचित न्याय मुहैया कराएं। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो सरकार असफल होगी। संविधान भारत के सभी नागरिक को अपने धर्म का प्रचार और मानने की आजादी देता है। कोई भी सरकार आपके धर्म पर आघात नहीं कर सकती या आप पर जबरदस्ती आपके धर्म के विरोध में कानून नहीं बना सकती। इसका अच्छा उदाहरण है सिख समुदाय। हालांकि किसी भी तरह के हथियार को अपने साथ रखना गैर कानूनी है, लेकिन चूंकि सिख के पंच ककार में एक किरपान भी है तो हर वो जगह जहां हथियारों पर पाबंदी है वहां भी वो अपना किरपान ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि आर्मी में भी सिख रेजिमेंट के सैनिक अपनी पग पहने रखते हैं।
तो ऐसी ही धार्मिक आजादी सबके लिए है। हालांकि सुरक्षा या अन्य कारणों से कई बार इसको क्षणिक समय के लिए बाधित किया जाता है, लेकिन ये देश की सुरक्षा के लिहाज से कहीं कहीं सही भी है। लेकिन बाकी सभी सामान्य समय पर, सामान्य स्थिति पर अगर सरकार इसे सुनिश्चित नहीं कर पाती है तो ये उसका फेलियर है। इसी फंडामेंटल राइट्स की कड़ी का हिस्सा है अनुच्छेद 21 या आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पब्लिक प्राइवेसी, हिंदी में जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। किसी भी नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी स्थिति में किसी भी नागरिक को उन जरूरतों से वंचित नहीं किया जा सकता जो उसके जीवन जीने में सहायक हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य इसी अनुच्छेद के विषय हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी भी है कि इसे सुनिश्चित करे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करूं तो आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से को सार्वजनिक जीवन से दूर रख सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड की जानकारी गोपनीय रखना चाहते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें और इसका प्रसारण ना होने दें। ये जो भी मैंने चर्चा की है वो सरकार के उन पहलुओं पर है जिसके लिए सरकार की जिम्मेदारी तय होती है। सरकारों का मुख्य काम ही यही है और इनका मूल्यांकन इन्हीं आधार पर होना चाहिए। अगर ये सब वो नहीं कर पाते तो उस सरकार को हटाकर नए चेहरों को मौका देने की जिम्मेदारी आम जनता की है। आप सही कैंडिडेट्स को चुने, सरकार अपने आप सही बनेगी। और इसमें आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो या शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।